वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये यहाँ तक ऑलरेडी बता दिया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू के बारे में। यस और नो? यहाँ तक कंप्लीट हुआ था ना हमारा? हेलो? यस सर। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज है, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुड्स में देखा था कि आपका देखो, द डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जनरली कस्टम स्टेशन ही होना चाहिए। प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन इज अ कस्टम स्टेशन। प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन मीन्स द कस्टम स्टेशन where the goods are brought for being cleared for home consumption, for being removed for or deposited in a warehouse. तो प्लेस ऑफ कस्टम मतलब कस्टम स्टेशन होना चाहिए। सॉरी, प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन मतलब कस्टम स्टेशन होना चाहिए। अब हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू जो ऊपर बताया था उसके बारे में ही डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स। मतलब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स। ये तो वही बोला है जो ऊपर हमने अभी रीड किया। यहाँ पे ये रूल 10, रूल 10 के बारे में बताया गया है। अब रूल 10 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। ये आपको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि रूल 10 में क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर रूल 10 सब्जेक्ट, ये आपका रूल 3 के अकॉर्डिंग आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू बता रहा है। ठीक है, आगे हम जरा है फॉर्मेट रीड करते हैं, उसके बाद रूल 10 वगैरह हम वापस पढ़ेंगे। अच्छा, पहले रूल 10 पढ़ ही लेते हैं हम लोग। ये देखो रूल 10, पहले मैं रूल 10 पढ़ लेता हूँ, फिर वापस आपको ऊपर से हम लोग बताएंगे आपको क्या क्या है बाकी की चीजें। एडजस्टमेंट फॉर रूल 10 1 एक्सपेंसेस। रूल 10 में कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे जो ऐड होंगे? कमीशन, ब्रोकरेज एंड पैकिंग चार्जेस। मतलब क्या? मतलब जैसे देखो, जो प्राइस आपने पे किया, पेड और पेएबल है, वो सारे प्राइस आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। लेकिन ध्यान देना, अब कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। अब कौन से कमीशन ऐड करने की बात चल रही है? 2 टाइप का कमीशन हो सकता है। एक तो आपने मान लेते हैं, जैसे चलिए 2 लोग माइक अनम्यूट करेंगे, 2 लोग, एक बायर हो गया और एक सेलर, कोई भी 2 लोग एक जन माइक अनम्यूट कर दो फटाफट। हेलो? 2 लोग माइक अनम्यूट करो। हेलो? हेलो? चलिए, रोल नंबर 407540 और माइक अनम्यूट करो बेटा। रोल 7540 और 7530, दोनों जन माइक अनम्यूट करो। बोथ ऑफ यू अनम्यूट योर माइक। है कि नहीं आप लोग यहाँ लेक्चर में? रोल नंबर 40। हेलो? बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। रोल नंबर 40।
चलिए ठीक है, जाने दीजिए अभी क्या। रोल नंबर 35 मयूर, अनम्यूट योर माइक। यस सर। एंड रोल नंबर 18 जयेश। शर्मा जी, हो कि नहीं आप भी? हेलो शर्मा जी। हेलो जय शर्मा। हेलो, अनम्यूट योर माइक। माइक अनम्यूट करने के लिए बोल रहा था, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हो। हेलो। लो भाई, ये तो नहीं कर सकते। क्या है, गूगल मीट का प्रॉब्लम है मेरा? अच्छा चलिए, 51 आप ही अनम्यूट करिए माइक। 51 रोल नंबर 7451 कौन है? हाँ सर। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। मयूर जी आप हो ना? यस सर, यस सर। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, तो 51 आप आई थिंक हेतल परब ना, या हाँ क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है। और 35 मयूर। ठीक। तो चलिए मयूर, आप मान लेते हैं यूएसए में एक्सपोर्टर हो, और हेतल आप इंडिया में इंपोर्टर हो, ठीक है? मतलब आप इंडिया में एक प्रोडक्ट ए, मान लेते हैं आप मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो यूएसए से, आईफोन मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? चलिए, तो मयूर जो है वो मैन्युफैक्चरर है यूएसए में मोबाइल का, आईफोन मोबाइल के, ठीक। चलिए, तो उसी प्रोस्पेक्टिव में हम बात करेंगे। तो अब हेतल, अब जैसे मयूर जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट किए हैं, बराबर है? हेलो। तो हाँ अब वो एजेंट को अपॉइंट किए हैं, तो और हेतल भी जो है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक एजेंट को अपॉइंट किए हैं। तो अब पैरेलल दोनों जगह पे एजेंट है, बराबर है? यस। तो अब मयूर भी कमीशन पे करेंगे और हेतल भी कमीशन पे करेंगे। तो अब मैं जान सकता हूं कौन सा वाला बाइंग कमीशन है और कौन सा वाला सेलिंग कमीशन है। मयूर सेलर है, एक्सपोर्टर मतलब सेलर, और इंपोर्टर मतलब बायर। हेतल बायर है। तो देखो, हेतल यहाँ पे बाय कर रहे हैं। हेतल ने क्यों एजेंट अपॉइंट किया था? प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। हेतल जो कमीशन पे करेंगे दैट इज अ बाइंग कमीशन। तो बाइंग कमीशन जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू में, बट एट द सेम टाइम सेलिंग कमीशन ऐड किया जाएगा। लेकिन कब ऐड किया जाएगा? अगर मयूर ने, सपोज मयूर ने जो है कमीशन पे किया, बट उस कमीशन को प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड नहीं किया, एट दैट टाइम वो कमीशन भी ऐड किया जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ। समझा? देखो यहाँ पे वही बोला है, कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, कमीशन एंड ब्रोकरेज भी ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कंटेनर विच आर ट्रीटेड एज वन फॉर कस्टम पर्पज विद द गुड्स इन ए क्वेश्चन। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पैकिंग, मतलब आपने जो पैकिंग वगैरह करने का चार्जेस पे किया, दैट पैकिंग चार्जेस भी ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब वो पैकिंग चार्जेस भी आपका प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करना है, मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू के में इंक्लूड करना है। अब यहाँ नोट लिखा है, बाइंग कमीशन मींस फीस पेड बाय इंपोर्टर टू हिज एजेंट। देखो बाइंग कमीशन, अब जैसा ध्यान दो, बाइंग कमीशन मींस fees paid by importer to his agent for the service of representing him abroad in the purchase of the goods being valued। अब जरा ध्यान देना। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि सर एजेंट जो है, एजेंट जो है उसको तो हम वो सेलिंग कमीशन है पे कर रहा है,
तो अब हम क्यों ऐड कर रहे हैं? तो देखो इस तरह से मयूर ने क्या बोला, मयूर ने बोला कि देखो हेतल, मैं आपको आईफोन 1 जो है, आईफोन वो 60,000 रुपए का, किस तरह से चीटिंग होता है, किस तरह से चोरी होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आईफोन की कीमत मान लेते हैं एक है 95,000, ठीक है। तो अब जो है 95,000 आईफोन की कीमत है, मान लेते हैं कोई भी है, उसमें से 95,000 उसकी वैल्यू है। मयूर ने बोला कि एक काम करो हेतल, आप मुझे 90,000 दो अभी। तो मतलब मयूर को कितना 90,000 मिला। अब अगर प्राइस पेड कितना, ये प्राइस पेड हो गया, ये प्राइस पेड ऑफ प्रोडक्ट है। अब दूसरा, अब उसने मयूर ने बोला बाकी का बचा हुआ 5,000 मेरा वहीं इंडिया में एक एजेंट है, ऐसा मयूर ने बोला, इंडिया में वहीं पे एक एजेंट है, उसको बाकी का बचा हुआ 5,000 एजेंट को दे दो। ये एजेंट का प्राइस हो गया। अब ये दोनों ही चीजें कौन पे कर रहा है? हेतल ही पे कर रही है। तो इसलिए ये जो 5,000 है सेलिंग कमीशन, वो ऐड होना चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस में, मतलब ये इसलिए ऐड हो जाना चाहिए। समझ में आया? हेलो, क्यों ऐड होना चाहिए? अंडरस्टूड एवरीवन? सेलिंग कमीशन क्यों ऐड होना चाहिए, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री असिस्टेंस बाय बायर, देखो, अपॉर्चुनेट द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द सप्लायर deliver directly or indirectly by the buyer free of charge or at the reduce the cost for use in concession with the production and sale for export and imported goods to the extent of that such has not been included in the price actually paid or payable। अब ये पूरा थियरी पढ़ के आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। देखो, ठीक है, देखो, मटेरियल कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड सिमिलर आइटम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंपोर्टेड गुड्स। समझना बात जरा। अब जरा ध्यान से समझना। मयूर जो है, मान लेते हैं वहां पे बीएमडब्ल्यू कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए में बीएमडब्ल्यू कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हेतल ने बोला मुझे कार चाहिए, इंपोर्ट करना सर। तो मयूर ने बोला सर कार की कीमत जो है, कार की वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो हेतल ने बोला ठीक है 5 करोड़ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ना एक काम करो, मुझे ना, मुझे जो है कार तो चाहिए, लेकिन इंजन जो है वो बीएमडब्ल्यू का उसमें नहीं लगा होना चाहिए। मैं ना आपको एक महिंद्रा ट्रैक्टर का इंजन भेज रही, वो इंजन उसमें इनकॉर्पोरेट करो और उसके बाद वो कार मुझे बना के दो। तो मयूर ने बोला ठीक है सर, ठीक है मैडम, मैं आपको इसी तरह से ये जो है प्रोडक्ट बना के भेजूंगा। लेकिन अच्छा, तो पहले उन्होंने बोला था विथ इंजन कार का जो प्राइस है 5 करोड़, अब वो विदाउट इंजन बोल रहे हैं कि कार का प्राइस कितना हो गया, 3 करोड़, मतलब 2 करोड़ रुपया इंजन के ऊपर निकाल दिया। तो अब कार वो कितने में बेचेंगे मयूर? बोल, 3 करोड़ में। यस कार कितने में बेचेंगे? 3 करोड़ में। अब यहां से हेतल ने उनको महिंद्रा ट्रैक्टर का इंजन खुद खरीदा 90 लाख रुपए में, महिंद्रा ट्रैक्टर का इंजन खरीदा 90 लाख में और वो मयूर को भेज दिया। अब मयूर ने उस महिंद्रा ट्रैक्टर के इंजन को इस कार में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मयूर ने खाली 3 करोड़ ही लिया, क्योंकि महिंद्रा ट्रैक्टर का इंजन तो मयूर को फ्री में मिला था। फ्री मतलब हेतल ने खरीद के इंडिया से दिया था उनको, या वहीं पे खरीद के उनको दे दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हेतल ने तो 90 लाख का इंजन दे दिया। अब मयूर कितना चार्ज कर रहे हैं? मयूर कितना चार्ज कर रहे हैं? तीन तीन। करोड़ ही। तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया? 3 करोड़ ही।
लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो हेतल यहां से इंजन खरीद के दिए है, कितने का इंजन था, 90 लाख रुपीस का, तो वो 90 लाख भी ऐड होना चाहिए। किस में ऐड होना चाहिए आप बताओ मुझे, 3 करोड़ में या 5 करोड़ में? 3 करोड़ में, वेरी गुड। क्योंकि पहले 5 करोड़ तो विथ इंजन प्राइस था ना, अब इंजन तो दिया ही नहीं मयूर ने, तो विदाउट इंजन प्राइस कितना दिया उन्होंने, 3 करोड़। तो 3 करोड़ में 90 लैक्स ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, 90 लैक्स ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 करोड़ में 90 लैक्स ऐड हो जाएगा, समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, देखो, मटेरियल्स कंपोनेंट्स और पार्ट्स एंड सिमिलर आइटम इनकॉर्पोरेटेड इन द इंपोर्टेड गुड्स। मतलब ये सारे प्रोडक्ट, मटेरियल हो या कोई कंपोनेंट्स हो या कोई पार्ट्स हो, जो इंडिया से खरीद के, ठीक है, उसको इन्होंने भेजा था। इसको इन्होंने कौन भेजा था, इंपोर्टर ने, मतलब हेतल ने। अब यहाँ पे हमारे केस में हेतल इंपोर्टर है, हेतल ने वो भेजा था वहां पे मयूर के पास, और वो आइटम या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हो या फिर कंसेशनल रेट पे। अगर सपोज मयूर को 90 लाख का इंजन 10 लाख में बेच दिया हो, तो कितना ऐड होगा, 90 लाख या 80 लाख? मयूर को 90 लाख का इंजन 10 लाख में दिया हेतल ने, तो कितना ऐड करना होगा हमें रूल 10 के अकॉर्डिंग, 10 10 लाख। लाख। अभी जरा बात समझो, फिर से मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। अब अगर हेतल, आप जरा सुनो, आपने मयूर को 90 लाख का आपने खरीदा इंजन, ठीक, हेलो, हाँ, हाँ, अब आपने उसको 90 लाख का खरीद के कितने में बेचा, मयूर को दे दिया 10 10। लाख में। मयूर अनम्यूट करो माइक बेटा, आपने कितने में खरीद लिया, मैंने तो 10 लाख में। 10 लाख में अब लिया उससे। हाँ मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तो क्या ये 10 लाख भी रिकवर करना चाहोगे या नहीं? जब आप वो कार सेल करोगे तो ये 10 लाख रुपया रिकवर करना चाहोगे या नहीं? यस। रिकवर करोगे। तो मतलब जो हेतल को प्राइस दोगे उसमें 10 लाख इंक्लूड करके दोगे, हेतल को जो प्राइस बताओगे उसमें 10 लाख इंक्लूड करके बताओगे आप? हाँ यस। मतलब अगर आपने ये 3 करोड़ दिया है तो इसमें वो 10 लाख इंक्लूडेड होगा। हाँ तो अब तो समझा बच्चों, तो जो मयूर ऑलरेडी पे कर दिया, तो जो एक्सपोर्टर ऑलरेडी पे कर देगा तो वो तो आपके मन में डाउट ही नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी इंक्लूड करके चार्ज करेगा आपसे, पैसा रिकवर करेगा। तो ये जो इंक्लूड नहीं हुआ है, जो कंसेशन दिया, तो वो आपको 80 लाख ही ऐड करना होगा, ठीक है। अगर आपने पूरा फ्री में दे दिया, वापस बताता हूँ, देखो समझो, वापस बताता हूँ, देखो। अब हमारा, मान लो पहले फ्री वाला समझा कि पहले 5 करोड़ की कार थी, तो उन्होंने बोला नहीं हमें इंजन नहीं चाहिए, इंजन हमारा लगाओ महिंद्रा ट्रैक्टर का। तो ये इंडिया से खरीद के गया, तो विथ इंजन प्राइस थी 5 करोड़, और विदाउट इंजन कितनी हो गई, 3 करोड़। तो 3 करोड़ में 90 लाख का इंजन लग गया। ये 90 लाख हमने क्यों किया, क्योंकि ये हेतल ने इंडिया से खरीद के भेजा था फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हमने, अब दूसरा केस, अब 90 लाख का इंजन तो भेजा इंडिया से, लेकिन 10 लाख मयूर ने पेमेंट कर दिया। तो मयूर जितना पेमेंट कर दिया है उतना ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के कोटेशन में इंक्लूड करके बताएगा। जो जितना, मतलब आप समझो ना, उतना ही ऐड करना है आपको अलग से, जितना आपने फ्री में दिया होगा, जितना पार्ट अपने फ्री मतलब इंपोर्टर ने जितना फ्री में दिया होगा उतने ही गुड्स का कॉस्ट ऐड करना है। बाकी पूरा ऐड नहीं करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल अमाउंट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट, ठीक है, समझा ये, समझा? ओके। अब मैं आपको बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टूल्स डाइस मोल्ड्स एंड सिमिलर आइटम यूज्ड इन, मतलब उसके छोटे छोटे इक्विपमेंट भी भेजे तो वो भी अगर फ्री में दिया है तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है,
कोई मटेरियल वगैरह दिया तो वो भी ऐड होगा। अब ये लास्ट वाला पॉइंट, एक चीज और यहां से निकल के आता ये है कि जैसे अब हमने जो इंजन था 90 लाख का, वो उससे हम लोग मान लेते हैं 90 लाख का इंजन से 10 कार बनाई जा सकती है। कितनी कार बनाई जा सकती है? 10। लेकिन अभी हेतल ने खाली 5 कार ही इंपोर्ट किया है राइट नाउ। अभी उन्होंने हेतल ने कितना 5 कार ही इंपोर्ट किया है। तो मुझे बताओ कितना ऐड करोगे आप? ये 90 लाख का इंजन जो दिया मयूर को हेतल ने, उससे 10 कार बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक हेतल ने 5 कार ही इंपोर्ट किया है। 5 कार ही इंपोर्ट किया है। तो इस 90 लैक्स में कितना आप ऐड करोगे? जब 5 कार इंपोर्ट की जाएगी तो 90 लैक्स में से कितना ऐड करना चाहिए? 45 लैक्स। ओके, 45। नहीं, तो बोला गया आपको पूरा ऐड होगा। पूरा अमाउंट, इंटायर अमाउंट ऐड हो जाएगा। इंटायर अमाउंट, बात समझ में आया? इंटायर अमाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब बाद में बचा हुआ 5 कार इंपोर्ट करेगी उस टाइम पे जीरो ऐड होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे ही फर्स्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम, उसी टाइम पे आप पूरा ऐड कर दोगे 90 लैक्स। बाद में आप यहाँ पूरा ऐड कर दिए, बट नेक्स्ट 5 कार होगा, नेक्स्ट 5 कार होगा, उस टाइम पे आपने ऑलरेडी पूरा ऐड कर दिया था वहां पे। तो अब इस टाइम पे जीरो ऐड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पूरा पहली बार में ही ऐड हो जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक एतल ने क्या दिया? ऊपर मटेरियल दिया, टूल्स दिया, डाइस दिया, मतलब जो भी इक्विपमेंट उसमें जो भी मटेरियल वगैरह लगते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। अब एतल ने क्या बोला कि देखो कार की डिजाइन जो है, वैसे तो आप जो BMW का कार बनाते हो वो तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना एक्चुअली जो है कार जो चाहिए मुझे, वो मेरे डिजाइन के, मेरे अकॉर्डिंग चाहिए। तो मेरा जो स्पेसिफिक डिमांड है, तो एक काम करो, मैं एक जो है मैं मेरा डिजाइनर भेजती हूँ यहाँ से, ठीक है। उसका सैलरी वगैरह का टेंशन मत लो, वो कार को डिजाइन करेगा, उस डिजाइन का कार आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो और वो मुझे इंडिया में भेजो। तो अब जरा ध्यान देना, तो कार का डिजाइनर मान लेते हैं। अब क्या किया हेतल ने, कार का डिजाइनर जो है जापान से हायर किया। अब जापान से हायर करके यूएस से भेजा और कार की डिजाइन बनवाई, और वो डिजाइन, वो स्केच जो मयूर को हैंड ओवर किया गया, और मयूर जो है उस अकॉर्डिंग कार का मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। अब जो है ये सर्विस के लिए जो जापान से हायर किया था उसने, इस सर्विस के लिए जो क्या किया, हेतल ने मान लेते 50 लाख रुपया पेमेंट किया, ठीक है। इस सर्विस के लिए 50 लाख रुपया हेतल ने उस जापान में पेमेंट किया, उस सर्विस प्रोवाइडर को, डिजाइनर को। तो क्या ये 50 लाख रुपया ऐड होगा प्रोडक्ट के कॉस्ट में? यस और नो? ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस। ऐड होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। लेकिन अब देखो जरा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर था वो कहां से था? इंडिया का था या आउटसाइड इंडिया से था? सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का था या आउटसाइड इंडिया का था? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का था, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा अगर हेतल आप आउटसाइड इंडिया से सर्विस लिए हो तो वो जो है आइटम जितना का उसने सर्विस प्रोवाइड किया, जितना भी आपने पेमेंट किया, वो पैसा उसमें ऐड होना चाहिए। वो पैसा उसमें ऐड होना चाहिए। क्यों ऐड होना चाहिए जरा समझना, क्यों ऐड होना चाहिए? क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि आपने वो सर्विस भी इंपोर्ट किया है दूसरे कंट्री से, और वो सर्विस कहाँ इंक्लूड हो रही है? वो किसी प्रोडक्ट में इंक्लूड हो रही है, तो इसलिए वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, गवर्नमेंट ने बोला अगर यही सेम सर्विस हेतल ने क्या किया, इंडिया से इंडिया से कोई डिजाइनर को हायर किया और उससे कार की डिजाइन बनवाई और सेम अमाउंट 50 लाख रुपया इंडिया में पेमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला अब ये 50,000 जो है ऐड नहीं होगा। समझ में आए? अब ये 50,000 रुपया जो है ऐड नहीं होगा। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बच्चों? क्यों नहीं ऐड होगा अभी? क्योंकि दो रीजन है। पहला
पहला रीजन तो हमारी गवर्नमेंट जो है इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी सर्विस को प्रमोट करना चाहती है। तो अब एयरटेल के पास दो ऑप्शन है, या तो एक क्या करे जापान से ले, लेकिन जापान से लेगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इंडिया से लेगी तो उसको उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी के प्रोविजन में नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली एयरटेल कहाँ से प्रेफर करेगी लेना? एयरटेल अभी आप ही बताओ कहाँ से लोगे, फिर इंडिया से लोगे या जापान से सर्विस लोगे? इंडिया से। ऑब्वियसली इंडिया से, क्योंकि हम कस्टम ड्यूटी अपना सेव करना चाहेंगे हम, बराबर है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने बोला। तो अब आपको ये प्रोविजन समझ में आया, फ्री असिस्टेंस बाय बायर। बायर ने कुछ फ्री में सर्विस दिया हो, या बायर ने कुछ फ्री में मटेरियल दिया हो, इक्विपमेंट दिया हो, वो सारी चीजें प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड होगी। लेकिन आप ध्यान रखना खाली सर्विस के टाइम पे, अगर सर्विस इंडिया से दिया गया है, देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वर्क एंड प्लान्स एंड स्केच अंडरटेकन एल्सवेयर देन इंडिया नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब दूसरे इंडिया के बाहर से अगर दिया गया होगा तो ऐड होगा, अगर इंडिया में से दिया गया है तो ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस इफ इंक्लूडेड पेटेंट कॉपीराइट। ठीक है, रॉयल्टी वगैरह कुछ अगर बायर ने पेमेंट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर तो वो चीजें भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स of any subsequent resale, disposal or use of the imported goods that accrues directly or indirectly to the seller। अब ये क्या है? The value of any part of the proceed any subsequent resale, ठीक है, and disposal or use of imported goods that accrues directly or indirectly to the seller। मतलब अब सेलर, जरा ध्यान देना, बेचने अभी इस तरह से हमें बोला गया है कि आप अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, मयूर ने बोला, नॉर्मली ऐसा बहुत टाइम पे होता है, मयूर ने बोला देखो आईफोन की कीमत जो है वैसे तो हम आपसे 95,000 है, लेकिन आप अभी हमें अभी फिलहाल अभी आप हमें खाली कितना दो, जो है 50,000 रुपया दो, बाकी का 45,000 जो है आप कब देना हमें? जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो 45,000 ये अभी प्रोडक्ट जब इंपोर्ट हुआ उस टाइम पे कितना पेमेंट हुआ? प्रोडक्ट जब इंपोर्ट हुआ उस टाइम पे आप देखें तो 45,000 ही पेमेंट हुआ। और मयूर ने कंडीशन लगाया कि जब आप इंडिया में इस प्रोडक्ट को बेच देना, बेचने के बाद जब आपको पैसा मिल जाएगा, या आप इंडिया में इसे यूज कर लेना 1 महीना, अब बेचने के लिए नहीं लाए, मान लेते यूज करने पर्सनल यूज के लिए लाए, तो आप इंडिया में यूज कर लेना, उसके बाद मुझे आप 45,000 देना। तो ये आफ्टर सेल है, रीसेल। मतलब इंडिया में जब एयरटेल प्रोडक्ट को बेच देगी उसके बाद 45,000 मयूर को देगी। तो ये वाला 45,000 भी ऐड होना चाहिए प्रोडक्ट के कॉस्ट में। वही बोला यहाँ पे, ऑल द अदर पेमेंट मेड एक्चुअली मेड और टू बी मेड। देखो एज द कंडीशन, as the condition of sale of imported goods, all the payment actually made or to be made, as the condition of sale of imported goods, the buyer to seller or buyer to third party to satisfy the obligation of seller। जैसे अभी यहाँ पे मयूर ऐसा भी बोल सकता है कि आप जो है 95,000 का मेरा प्रोडक्ट है, आप मुझे 80,000 ही पेमेंट करो, 15,000 वहीं पे एक मेरा फ्रेंड है जय शर्मा, उसको पेमेंट कर देना आप इंडिया में ही। तो मयूर को एग्जैक्टली कितना पेमेंट मिला? 80,000। 15,000 किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया एयरटेल ने, तो इस थर्ड पार्टी का जो भी पेमेंट हुआ वो भी क्या होगा? ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट के कॉस्ट में। समझ में आया बच्चों ये चीजें? आगे चलते हैं। टू द एक्सटेंट दैट सच पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड द प्राइस और एक्चुअली पेड और पेबल। मतलब जो भी प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होगा वो सारी चीजें भी इंक्लूड कर ली जाएगी। ठीक है, अगर कुछ एडिशनल
अब यहाँ पे ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे वापस हम आ जाते हैं। यही सारी चीजें हमने आपको देखो वहां पे बताया था रूल 10 में। देखो रूल 10 में कमीशन, ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, रॉयल्टी, लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्पोर्टेशन ऑफ इम्पोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है। अभी तक इसमें मैंने दो चीजें आपको नहीं बताई, क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, वो रूल 10(2) में है। अभी तक हमने रूल 10(1) स्टडी किया, अभी रूल 10(2) स्टडी करना बाकी है। उसके पहले हम लोग यहाँ देखिए रूल 10(2)(1) भी स्टडी कर लेते हैं, रूल 10 वाला। तो रूल 10 में हमारे ये 5 आइटम आते हैं। पहला कमीशन, ब्रोकरेज, फ्री असिस्टेंट, मतलब मटेरियल वगैरह आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होगा वो। और दूसरा रॉयल्टी लाइसेंस। तीसरा आपका वैल्यू ऑफ, मतलब रीसेल करने के टाइम, रीसेल करने के बाद जो भी पेमेंट करोगे, और एनी अदर पेमेंट। तो इस तरह से आप ये 5 आइटम रूल 10 में, रूल 10(1) में ऐड करोगे। अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप ऐड नहीं करोगे। अगर इट इज ये सारे आइटम नहीं इंक्लूडेड है तभी आपको ऐड करना, अदरवाइज ऐड नहीं करना है। ये चीजें आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट फॉर रूल 10(2) एक्सपेंसेस, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस। ये रूल 10(2) किसके लिए है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस के लिए है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको इंक्लूड करके हम लोग बोलते हैं CIF वैल्यू है उसका। अगर इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने उस दिन बताया था कि अगर ये चीजें इंक्लूडेड है, ये देखो ये चीजें इंक्लूडेड है तो उसको हम इंक्लूड करने के बाद क्या बोलते हैं? CIF वैल्यू। तो वही चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया। इफ द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस असर्टेनेबल, असर्टेनेबल का मतलब ये है कि अगर एज अ इंपोर्टर या एज अ कस्टम अथॉरिटी आप ये पता कर पा रहे हो कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए कितना पेमेंट की गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं असर्टेनेबल, मतलब हम उसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, इफ कॉस्ट असर्टेनेबल मतलब उसको हम पता कर पा रहे। इफ कॉस्ट नॉट असर्टेनेबल मतलब हम उसे नहीं पता कर पा रहे कि इंश्योरेंस कितना था। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ FOB वैल्यू इज असर्टेनेबल या गिवन है तो उसका 1.125% ऑफ ग्रॉस FOB लोगे। अगर हमारे क्वेश्चन में FOB नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? कंबाइंड फिगर ले लेंगे, FOB प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका 1.125% ले लेंगे। ये ध्यान रखना। जब सिंपल सी याद रखो बात कि अगर आप इंश्योरेंस कॉस्ट को नहीं पता कर पा रहे हो, या सिंपल वर्ड में बोलूं कि इंश्योरेंस कॉस्ट अगर आपको नहीं दिया गया है या आपको क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, इन दैट केस आपको क्या करना है? 1.125% ऑफ ग्रॉस FOB ले लेना है। FOB का 1.125% इंश्योरेंस ले लेना, ऐड कर देना है। अगर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बता रहा है कि आपने इतना इंश्योरेंस पेमेंट किया या आप उसे कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो आप एक्चुअल फिगर ले लोगे, एक्चुअल कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, अगर आप उसे पता कर पा रहे हो तो कि कितना आपने पेमेंट किया, तो एक्चुअली जितना पेमेंट किया रहेगा वो अमाउंट आप ऐड कर लोगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस, ये कॉस्ट जो है आपको ऐड करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ तो आपने जब देखा, यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि आपने वेसल से किया, व्हीकल से किया, एयरक्राफ्ट से किया, किसी भी तरीके से करो, यहाँ पे सबके लिए सेम है। अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, अगर आपको दिया है तो एक्चुअल अमाउंट ले लो, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 1.125% आप FOB ले लो। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हीकल है और वेसल के थ्रू हुआ क्या, तो अगर असर्टेनेबल है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ले लो। अगर नॉट असर्टेनेबल है तो 20% ऑफ FOB। नॉट असर्टेनेबल के केस में तो आपको सारे ही केस में सेम है, ठीक है, 20% ऑफ FOB। ठीक है, चाहे आप एयर के थ्रू करो, व्हीकल के थ्रू करो, किसी भी तरीके से करो, आपको 20% ऑफ FOB है। लेकिन अगर आप एयर के थ्रू करे हो और आप उसे असर्टेनेबल है मतलब उसे आप पता कर पा रहे हो कि कितना है, तो आपको क्या करना है? टेक इन लोअर, लोअर ऑफ मतलब एक्चुअली जो है, और 20% ऑफ FOB, दोनों में जो लोअर होगा वो लेना है। तो बस खाली ये वाला पार्ट एयर वाला याद रखो।
कि अगर बाय एयर हमने इंपोर्ट किया है, उस टाइम पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता है, तो हमें क्या करना है, वो एक्चुअल ही फिगर नहीं ले लेना है, वो एक्चुअल फिगर नहीं ले लेना है। उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें लोअर लेना है एक्चुअल चार्जेस और 20% ऑफ एफओबी। देखो यहाँ चार्ट के केस में हमने बताया एयर से किया, तो हमें क्या क्या चार्जेस गिवन है, तो लोअर ऑफ लेना है। अगर हमें नॉट गिवन है 20% ऑफ एफओबी। यहाँ पे बाई सी और बाई लैंड व्हीकल के थ्रू किया तो दोनों ही है ये यहाँ पे। तो अगर गिवन है तो एक्चुअल ले लेंगे, नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे, ठीक है। एफओबी वैल्यू, एफओबी इज नॉट गिवन, ये तो इंश्योरेंस के लिए बताया ऑलरेडी हमने, ये सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये रूल 10(2) में है। रूल 10(2) में ये सारी चीजें ऐड होगी। नॉर्मली रूल 10(1) की कोई एडजस्टमेंट आपको ज्यादातर एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन रूल 10(2) की सारी एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में मिलेगी। 99% चांसेस है कि रूल 10(2) का आपको एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ये समझा चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन। देखो इंश्योरेंस के लिए वापस मैं बता देता हूं कि अगर हम उसे पता कर पा रहे तो 1.125% एफओबी का नहीं लेंगे, वह एक्चुअली जो अगर हम उसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो एक्चुअल जितना है, या इन सिंपल वर्ड बात करो कि इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो एक्चुअली जो दिया वो ले लेंगे इंश्योरेंस के केस में। इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कितना करना, 1.125% ऑफ एफओपी। नाउ नेक्स्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर हमने बाय एयर किया है इंपोर्ट, तो अगर एक्चुअली हमें पता कर पा रहे हैं तो एक्चुअल फिगर नहीं लेना है। क्या करना है उस टाइम पे, हमें क्या करना है, एक्चुअल और 20% ऑफ एफओपी विच एवर इज लोअर दैट शुड बी टेकन। ना अगर हमने बाई सी या बाई व्हीकल इंपोर्ट किया, बाई वेसल और व्हीकल इंपोर्ट किया है, तो अगर हमें एक्चुअली कुछ बताया है ट्रांसपोर्टेशन तो एक्चुअल अमाउंट ले लेना है। अगर हमें एक्चुअली कुछ नहीं बताया तो 20% ऑफ एफओपी ले लेना है। तो आई होप आपको ये चीजें इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का पॉइंट समझ में आया रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझा क्या सबको? तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए, व्हेन द एक्स फैक्ट्री प्राइस और एफओबी गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हमें एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट या एफओबी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तब ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स फैक्ट्री कॉस्ट में दो चीजें ऐड करनी होती है। दो चीजें कौन सी, ये देखो, ये वाली दो चीजें, जो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेके मतलब फॉरेन पोर्ट तक लाने का, फॉरेन पोर्ट तक लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होगा, वो सारी चीजें। तो देखो यहाँ पे वही बोला, कैरेज फ्रेट इंश्योरेंस अप टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट इन एक्सपोर्टर कंट्री, ठीक है। दैट इज योर, आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एट एक्सपोर्टर कंट्री। नेक्स्ट क्या है, चार्जेस लोडिंग का चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, वो सारे चार्जेस आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो दोनों ऐड करोगे, तो ये दोनों चीजें ऐड करोगे, तो जैसे ही ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ओ बी, फ्री ऑन बोर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसमें ऐड करना है, देखो ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखना, इफ नॉट इंक्लूडेड इन अबव, मतलब अगर एफओबी में ये सारी चीजें एफओबी में इंक्लूडेड नहीं है तभी आप ऐड करोगे। अगर ऑलरेडी ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, इन दैट केस आपको ये सारी चीजें ऐड नहीं करना है। ये वही चीजें है जो रूल 10(1) के 5 पॉइंट हमने बताए थे, कमीशन, ठीक है, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, रॉयल्टी, मटेरियल, ये सारी चीजें वही है जो हमने रूल 10(1) में बताए थे। तो ये सारी चीजें आपको ऐड कर देनी है। तो आपको ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको एडजस्टेड एफओबी या आप बोल सकते हैं इसको ग्रॉस एफओबी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका एंड, अब आपको रूल 10(2) की एडजस्टमेंट करनी है। तो रूल 10(2) में दो ही आइटम थे, एक ट्रांसपोर्टेशन था, दूसरा हमारा इंश्योरेंस था। रूल 10(2) में दो आइटम थे, ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट, इफ द अमाउंट इज नॉट नोन तो 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे।
यस, पूरा फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फॉर्मेट है, सिंपल। अभी मैंने, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मेट याद है तो आपको आ जाएगा, समझादा कुछ बहुत बड़ा कहाँ है। अभी हाफ पेज का फॉर्मेट है, बहुत बड़ा है बोल रहे हो आप लोग। अभी ऐसा देखा जाए तो आप, मैंने लिखा थियोरेटिकली बहुत डिटेल में है, लेकिन अभी आपको देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजें है। एक्स फैक्ट्री कॉस्ट में दो चीजें ऐड करना, ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग चार्जेस हो गया, एफओबी आ गया। एफओबी में 5 आइटम ऐड कर दो। कौन से? रूल 10(1) के, वो ऐड किया तो एडजस्टेड एफओबी आ गया। एडजस्टेड एफओबी में 2 आइटम ऐड कर दो। 2 आइटम कौन से? जो रूल 10(2) में है। कौन से रूल 10(2) के 2 आइटम? ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। और ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं पता है तो 20% ऑफ एफओबी ले लो। अगर इंश्योरेंस हमें नहीं पता है तो 1.125% ऑफ एफओबी ले लो, दैट्स इट। तो ये ऐड करने के बाद आपको सीआईएफ मिल जाएगा, कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, ठीक है। अब उसमें आप बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर चार्जेस ऐड कर दो, तो आपको ये टोटल वैल्यू मिल जाएगा आईजीएसटी के लिए। इसके नीचे वाला फॉर्मेट तो हमने पहले भी देखा है टाइप्स ऑफ ड्यूटी में। ये वाला फॉर्मेट तो हमने पहले भी देखा है ना टाइप्स ऑफ ड्यूटी में। यस और नो? हेलो? ये टाइप्स ऑफ ड्यूटी में देखा आपने? फिर उसमें आप आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन से वो सब ऐड कर दो, ठीक है? फिर आपको कॉस्ट ऑफ कस्टम, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेशन मिल जाएगा। तो ये कब आपको करना है? जब आपको फैक्ट्री प्राइस, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट या एफओबी दिया होगा तो। अब अगर आपको सीआईएफ वैल्यू पहले से दिया है, सीआईएफ दिया है तो क्या है मतलब, ये वाला फिगर दिया है, ये वाला। तो सर अभी ये दिया है तो हमारा ये नीचे का ही छोटा सा फॉर्मेट आना चाहिए, नहीं। लेकिन अगर आपको सीआईएफ दिया है और उसमें भी केस आपका एयर का है और आपने इंपोर्ट जो है एयर के थ्रू किया है, तो ये यहाँ पे फिर से दोबारा करना होता है। देखो, सीआईएफ आपको क्या है, एयर फ्रेट माइनस कर लो, इंश्योरेंस जो आपने एक्चुअली पे किया होगा, एक्चुअल फिगर, ये माइनस, यहाँ पे कौन सा फिगर करना है? जो आपका एक्चुअल होगा, एक्चुअल फिगर माइनस कर दो। यहाँ पे तो इंश्योरेंस के केस में नहीं है, वो आपने माइनस कर दिया। आपको क्या मिल गया? एफओबी मिल गया। अगर ये रूल 10 के आइटम ऐड नहीं थे तो उसे ऐड कर दो। अगर ऑलरेडी एडेड है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूल 10(2) का, अब यहाँ पे कंपैरिजन आएगा। मैंने आपको बताया था बाय एयर किया और आपको एक्चुअल फिगर दिया है, तो उस टाइम पे कंपैरिजन करना है आपको कि एक्चुअल में क्या है। इफ नॉट वाला ये केस हट जाएगा, इफ नॉट नोन हट जाएगा ये। यहाँ पे आएगा लोअर ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल और 20% ऑफ एफओपी, ठीक है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस को ऐड कर देना है। इंश्योरेंस, ये फॉर्मेट आपको तभी यूज करना है जब वो एयर का केस है, क्योंकि एयर वाले में ही आपको एक्चुअल इंपोर्टेशन, सॉरी एक्चुअल फ्रेट दिया होगा तो लोअर का लोअर लेना है। बाकी लोगों में एक्चुअल दिया रहेगा तो एक्चुअली ले लेना है, उसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। ये केस आपको जब करना है जब आपको क्वेश्चन में एयर एयर के थ्रू किया होगा तो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसमें आपको यहाँ फिर से ऐड कर दोगे तो एफओबी सीआईएफ वैल्यू मिल जाएगा फिर से, जो कि क्या रहेगा? एडजस्टेड सीआईएफ वैल्यू रहेगा। उसमें आप बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करो, आईजीएसटी ऐड करो, जीएसटी कंपनसेशन ऐड करो। ये सारी चीजें यहाँ इसके नीचे का तो हमने पहले ही भी टाइप्स ऑफ ड्यूटी में किया है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें बताई कि रूल 10(1) में 5 आइटम कौन से आएंगे, वो क्यों ऐड होंगे। रूल 10(2) में 2 आइटम कौन से आएंगे, रूल 10(2) में 2 आइटम ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस आएंगे। ये सारी चीजें बताई और आपने फॉर्मेट स्टडी किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले कुछ और थियरी पार्ट जो रह गए उसको स्टडी करने के बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आज ही है, 4th वाला। तब तक आप, अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। आई होप आज के लेक्चर में जो हमने रूल 10 का बात बताया वो आपको आया होगा समझ में। इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोगों में। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ बात नहीं समझ में आई होगी, कोई पॉइंट
तो पूछ सकते हैं आप लोग। रोल नंबर 1। रोल नंबर 1। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 37 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 41 43। किसी का मिस हो गया क्या अटेंडेंस? रोल नंबर 4। 1 मिनट। रोल नंबर 4। हाँ 10 11 ठीक। चलिए आगे 12 लगाया आपका 7512 ना लगाया है क्या? ये देखो लगाया है आपका। और किसी का 7516 7516। और चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। बाय एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें आप लोग अपना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय एवरीवन।